बच्चों, स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 के अकाउंटिंग के पहले चैप्टर साझेदारी से। क्लास 11 में आपने जो लेखांकन की वो एकल व्यवसाय के लिए था, अर्थात एक ही व्यक्ति पूंजी लगाएगा, एक ही व्यक्ति व्यापार चलाएगा और वही एक व्यक्ति पूरा लाभ लेगा। किसी अन्य व्यक्ति का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसे व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे जैसे व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे बड़े पैमाने में संगठन की आवश्यकता होती है, जिसमें दो प्रकार के व्यापार क्रिएट होते हैं, साझेदारी एवं कंपनी। क्लास 12 में हम यही दो प्रकार के बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला यूनिट पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी से संबंधित है। इसके अंतर्गत पहला अध्याय है साझेदारी फर्मों का आधारभूत सिद्धांत। पहले अध्याय को हम 5 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसका पहला भाग है परिचय, दूसरा लाभ विभाजन, तीसरा पूंजी खाता, चौथा गत समायोजन का लेखा व्यवहार एवं पांचवा साझेदारी को न्यूनतम लाभ की गारंटी। जब व्यापार का क्षेत्र विस्तृत किया जाता है तो आवश्यकता होती है पर्याप्त पूंजी तथा पूंजी के स्रोत की, जिसकी पूर्ति के लिए साझेदारी एक अच्छा विकल्प है। साझेदारी व्यापार के कारण हो सकते हैं। व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लगाने के लिए, जोखिम बांटने या व्यापार के संचालन के लिए हो सकता है। जब हमें साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन करना है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम के आधार पर लेखांकन करना होगा। आइए अब देखते हैं साझेदारी फर्मों की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, उसके लाभ हानि को आपस में बांटने और अपने वित्तीय साधनों तथा प्रबंधकीय योग्यता को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी फर्म कहा जाता है। एक से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ मिलकर व्यापार चलाएं तथा उस व्यापार से उन्हें लाभ या हानि जो भी हो उसे आपस में बांटें या वहन करना ही साझेदारी कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना अनिवार्य है। एक अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। साझेदारी में कुछ विशेषताएं या तत्व होते हैं जो साझेदारी फर्म की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। इनमें से पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी के लिए समझौता करने योग्य दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। दूसरा है समझौता, दोनों के बीच अनुबंध होना चाहिए। तीसरा व्यवसाय का संचालन, यह एक व्यापार का प्रकार है। जैसे कि यदि एक व्यक्ति व्यापार चलाता है तो वह एकल व्यापार है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाया गया व्यापार साझेदारी फर्म है। चौथा लाभों का बांटना। साझेदारी की ही इसलिए जाती है ताकि लाभ को बांटा जाए तथा हानि साथ मिलकर वहन की जा सके, चाहे वो बराबर हो अथवा किसी निश्चित अनुपात में। यह भी इस व्यापार की प्रकृति है। इसकी अगली विशेषता होती है असीमित दायित्व। अगर साझेदारी एक व्यापार है तो इसके दायित्व भी होंगे ही। ये भी इसकी एक प्रकृति है। जैसे कि यदि फर्म ने कोई ऋण लिया है तो वह साझेदारों का दायित्व है। अगली विशेषता होती है पारस्परिक माध्यम। एक साझेदार दूसरे साझेदार के ऊपर विश्वास रख के कार्य करे। जैसे कि यदि साझेदार हैं ए और बी, यदि साझेदार ए किसी वजह से कहीं दूसरे स्थान पर गया हुआ है और साझेदार बी ए से संपर्क नहीं कर पा रहा है और साझेदार बी को तुरंत कोई निर्णय भी लेना है, तो साझेदार बी निर्णय ले सकता है, जिसके लिए साझेदार ए भी का भी दायित्व होगा। इसको कहते हैं पारस्परिक माध्यम, जो एक महत्वपूर्ण प्रकृति है, जिसका मतलब होता है आपस में मिलजुल कर कार्य करना। ये थी साझेदारी फर्मों की प्रमुख विशेषताएं।
आइए अब देखते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें व्यवसाय के संचालन के संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। जैसा कि हमने साझेदारी की प्रकृति के दूसरे पॉइंट में देखा था, साझेदारों के मध्य अनुबंध, उसका मतलब है सभी साझेदार जो साझेदारी में प्रवेश करेंगे उनके बीच में एक अनुबंध होना चाहिए। उसी अनुबंध को हम संलेख कहते हैं। बिना अनुबंध के साझेदारी नहीं हो सकती, इसलिए अनुबंध होना आवश्यक है और अनुबंध को हम संलेख भी कहते हैं, यानी संलेख बराबर अनुबंध। ये अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन लिखित अनुबंध को ही हम संलेख कहते हैं। इस संलेख में बहुत सारी जानकारियाँ सम्मिलित की जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में हम यहाँ बात करेंगे, जिनको कि साझेदारी संलेख में सम्मिलित किया जाता है। जैसे साझेदारों का नाम एवं पता। साझेदारी संलेख में समस्त साझेदारों का नाम एवं पता का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। दूसरा, व्यापार का क्षेत्र एवं स्वरूप। साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि फर्म किस वस्तु का व्यापार करेगी तथा व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, अर्थात स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होगा। अगला है साझेदारों की पूंजी। फर्म की पूंजी कितनी होगी और प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा। साझेदार अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएंगे अथवा अन्य प्रकार से, इसका साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगला है लाभ एवं हानि का विभाजन। साझेदारी व्यवसाय के लाभ एवं हानियों का साझेदारों के मध्य किस अनुपात में विभाजन होगा, पूंजी के अनुपात में या किसी अन्य अनुपात में होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। फिर है साझेदारी को वेतन, कमीशन अथवा बोनस। यदि फर्म के किसी साझेदार को फर्म से संबंधित कार्यों के लिए वेतन या कमीशन दिया जाना है तो कितना दिया जाएगा, यह विशेष तौर पे संलेख में दिया जाना चाहिए। पूंजी पर ब्याज। साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, यदि दिया जाएगा तो किस दर पे दिया जाएगा, यह भी दर्शाया जाना चाहिए। साझेदारों द्वारा ऋण पर ब्याज। फर्म द्वारा आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों से ऋण प्राप्त करने संबंधी नियमों तथा ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज दर संबंधी प्रावधानों का विवरण भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। यदि किसी वजह से संलेख नहीं बनाया गया या उन्हें याद ही नहीं है या साझेदारों को अनुबंध बनाने के बारे में पता ही नहीं है कि अनुबंध करना चाहिए, तो अगर ऐसा केस होता है कि यानी अनुबंध नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए, तो ऐसे समय में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार नियम लागू किए जाने चाहिए। जैसे कि लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारों में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज। आहरण पर फर्म द्वारा ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऋण पर ब्याज। किसी साझेदार द्वारा फर्म को जो ऋण दिया जाता है उस पर 6% वार्षिकी दर से ब्याज दिया जाएगा। साझेदारों को वेतन। किसी साझेदार को व्यापार के संचालन में भाग लेने के लिए कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ये थे साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर वर्णित कुछ प्रमुख नियम। आशा है आपको साझेदारी संलेख लेखांकन के प्रमुख सिद्धांत समझ में आए हों। यदि इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन। धन्यवाद।